आज की यह कहानी केवल वही पुरानी गाथा नहीं है जिसे हम किताबों में पढ़ते आए हैं। आज हम उस व्यक्तित्व को समझेंगे जिसने इतिहास नहीं बल्कि मानसिकता बदली। एक ऐसी युवा स्त्री जिसने 19वीं सदी के भारत में यह साबित कर दिया कि नेतृत्व जन्म से नहीं, साहस से पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहराई और अनोखे दृष्टिकोण से इतिहास जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच, रणनीति और प्रभाव को भी समझते हैं। अब आइए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को एक नए और विस्तृत दृष्टिकोण से शुरू से अंत तक समझते हैं। सन 1828, वाराणसी। गंगा के तट पर जन्मी मणिकर्णिका केवल एक बच्ची नहीं थी। वे ऐसे समय में जन्मी थीं जब भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। मनु का बचपन बिठूर में बीता, जहां पेशवा दरबार में राजनीतिक चर्चाएं, सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक वार्ताएं आम थीं। ये वातावरण उनके व्यक्तित्व को आकार दे रहा था। मनु केवल शारीरिक रूप से साहसी नहीं थीं, वे मानसिक रूप से भी तीव्र बुद्धि की थीं। वे संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ राजनीति की समझ भी रखती थीं। कहा जाता है कि वे अक्सर दरबार की चर्चाओं को ध्यान से सुनती थीं। ये वही समय था जब अंग्रेज संधि और अधिग्रहण की नीति से धीरे धीरे भारतीय रियासतों को अपने अधीन कर रहे थे। 1842 में जब उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ, तब झांसी एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी उत्तर और मध्य भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र था। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई ने केवल महल की रानी बनकर रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रशासनिक दस्तावेज पढ़े, कर व्यवस्था समझी और सैनिक संरचना पर ध्यान दिया। ये बात उन्हें अन्य रानियों से अलग बनाती है। 1853 में महाराज के निधन के बाद जो संकट आया, वो केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो राजनीतिक तूफान था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की तैयारी थी। रानी ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने कई पत्र लिखे, दलीलें दी, यहां तक कि अंग्रेज अधिकारियों से प्रत्यक्ष संवाद भी किया। ये पक्ष अक्सर इतिहास में कम बताया जाता है कि उन्होंने पहले कूटनीतिक प्रयास किए थे। वे सीधे युद्ध में नहीं कूदी। 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ, तब झांसी की स्थिति जटिल थी। झांसी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के बाद प्रशासनिक शून्य पैदा हुआ। रानी ने तत्काल किले की सुरक्षा संभाली, कर संग्रह व्यवस्थित किया और न्याय व्यवस्था बनाए रखी। उन्होंने केवल तलवार नहीं उठाई बल्कि शासन भी संभाला। यही उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। एक अनोखी बात यह भी है कि रानी ने महिला सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की थी। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं उनके साथ थीं। झलकारी बाई ने एक समय रानी का वेश धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया, जिससे रानी को निकलने का अवसर मिला। ये रणनीतिक छल युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ था। मार्च 1858 में जब जनरल ह्यू रोज ने झांसी को घेरा, तब रानी ने किले की तोपों को रणनीतिक स्थानों पर लगवाया। उन्होंने शहर के नागरिकों को भी रक्षा में शामिल किया। लगभग 2 सप्ताह तक झांसी ने भीषण घेराबंदी झेली। संसाधन कम होते जा रहे थे, पर मनोबल ऊंचा था। किले से निकलने की घटना केवल साहस नहीं बल्कि रणनीति थी। दामोदर राव को पीठ पर बांधकर निकलना मातृत्व और नेतृत्व का अद्वितीय संगम था। कालपी में उन्होंने तात्या टोपे के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। हालांकि वहां पराजय मिली, पर उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। ग्वालियर की ओर उनका बढ़ना केवल सैन्य कदम नहीं था बल्कि मनोवैज्ञानिक चाल थी। ग्वालियर का किला मजबूत था और सिंधिया की सेना में असंतोष था। रानी और तात्या टोपे ने इस असंतोष का लाभ उठाया और कुछ समय के लिए ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ये 1857 के संग्राम की सबसे साहसी घटनाओं में से एक थी। 18 जून 1858 को कोटा की सराय में अंतिम युद्ध हुआ। रानी घायल हुईं, परंतु अंत तक लड़ी। उन्होंने अपने शरीर को अंग्रेजों के हाथों में न जाने देने का निर्णय लिया। उनके साथियों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। अब बात करते हैं उनके प्रभाव की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उन्हें खतरनाक विद्रोही कहा, लेकिन भारतीय जनमानस ने उन्हें वीरांगना के रूप में स्वीकार किया।
लोकगीतों, कविताओं और कथाओं में उनका नाम अमर हो गया। उनकी छवि केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं रही, वो सांस्कृतिक प्रतीक बन गई।